नमस्कार जी, अभी शुरू करते हैं। शुरू करें डॉक्टर साहब। लाइव जा रहा है। लाइव शुरू है। आप अपना परिचय देकर के आप कार्यवाही आप शुरू करें। 40 सेकंड हो गए। जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त उज्जवल दीवान छत्तीसगढ़ की बात में मैं आपके साथ फिर एक बार आ चुका हूं, भारत के सबसे तेजी से बढ़ते हुए न्यूज चैनल एटीवी न्यूज के साथ में। आज हमारे साथ छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ पत्रकार श्री जितेंद्र जायसवाल जी, आम आदमी पार्टी से सतीश मंडावी जी, समाजवादी पार्टी से कैफ मंसूर जी और पत्रकार श्री अजय कुमार वर्मा जी हैं, और डॉक्टर केशव पंडित जी का भी मैं इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। आज की हमारी बात है छत्तीसगढ़ राज्य में लगातार पत्रकारों पर हो रहे हमले, एफआईआर और पत्रकार सुरक्षा कानून क्यों जरूरी है ये, इसके बाद जो झूठे मुकदमे हैं, जो अत्याचार हो रहे पत्रकारों के ऊपर, इनसे कैसे निपटा जाए और पत्रकारिता के गिरते स्तर और पत्रकारों पर उठते सवाल, इन सभी मुद्दों पर आज बात की जाएगी। आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ की बात में। और ज्यादा समय न लेते हुए मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना चाहूंगा। हमारे साथ में अजय वर्मा जी हैं। अजय वर्मा सर, मैं आपसे कार्यक्रम की शुरुआत करना चाहूंगा। आप क्या सोचते हैं, जो पत्रकारों पर जो लगातार एफआईआर हो रहे हैं, जो लगातार उनके ऊपर हमले हो रहे हैं, बहुत सारे उनके ऊपर घटनाएं घटित हो रही हैं, बहुत जगहों पर पत्रकारों पर सवाल भी उठ रहे हैं, कहीं पर गोदी मीडिया बोला जाता है, कहीं पर कुछ बोला जाता है। इन सारी चीजों को आप किस प्रकार से देखते हैं, और पत्रकार सुरक्षा कानून की क्या देश को जरूरत है, क्या राज्य को जरूरत है, इस पर आपके क्या विचार हैं? देखिए, पत्रकार तो देश का चौथा स्तंभ होता है। पत्रकार खबरों के लिए जाना जाता है, चाहे दिन हो या रात। पत्रकार ये नहीं देखता कि दिन है या रात, पत्रकार तो ये देखता है कि हमें लोगों की कहाँ जरूरत है और हम लोगों की जो है किस प्रकार से मदद कर सकते हैं। लेकिन सरकार की जो मेंटेलिटी है, सरकार की जो देखने का वो नजरिया है, वो नजरिया बिल्कुल अलग है। तभी तो आज पत्रकार सुरक्षित नहीं है। हम भी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं। जब कभी भी हम रहते हैं, चाहे घर हो या बाहर, हमेशा फोन कॉल आते रहते हैं। लोग सूचना देते रहते हैं कि सर यहाँ पर एक हादसा हुआ है, आइए कवरेज करने। मान लीजिए अगर एक्सीडेंट का ही हम मामला लेते हैं, तो मान लीजिए सड़क में हादसा हुआ, कहीं हमें जानकारी मिली और हम कवरेज करने पहुंचे, तो हादसे में केवल एक व्यक्ति ही नहीं रहता वहां पर। हादसे में ग्रामीण और बाहरी सभी वर्ग के लोग रहते हैं। यानी एक तरीके से कहें तो संख्या जो होती है, अधिक संख्या में लोग रहते हैं वहां पर, और उन लोगों के बीच में जो है उस खबर को उठाना और लोगों तक प्रसारित करना, और उस व्यक्ति को सबसे ज्यादा, जिस व्यक्ति की हमें जरूरत है, उस व्यक्ति को घटना स्थल से उठा करके उसको अस्पताल तक भिजवाना बहुत ही कठिन है। क्योंकि लोग जो होते हैं, लोगों की भी मेंटेलिटी कहीं ना कहीं सोचने की जो क्षमता होती है अलग होती है। लोग ये सोचते हैं कि ये तो अस्पताल ले जा रहा है, लेकिन वो जो लोग हैं वहाँ पे, वो लोग ले जाने नहीं देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल उन लोग ये कहना होता है कि नहीं, जब तक कलेक्टर साहब नहीं आएंगे तब तक हम इस घटना स्थल से जो है इसको उठने नहीं देंगे। और यही उन लोगों के बोलते बोलते कई बार ऐसा हुआ है कि लोगों ने घटना स्थल पर ही अपना दम तोड़ दिए हैं। तो ये है, जैसे आप बता रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में पत्रकारों के ऊपर जो है फर्जी मुकदमे हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ राज्य ही नहीं बल्कि पूरे भारत देश की ये दुर्दशा है जो हम लोग झेल रहे हैं। आए दिन लगातार पत्रकारों के ऊपर हमले होंगे, झूठे मुकदमे दर्ज कर दिए जाएंगे, और जब प्रशासन को प्रेस विज्ञप्ति जारी करना होगा तब हम ही जैसे लोगों, पत्रकारों को जो है फोन कॉल करके सम्मान पूर्वक बुलाया जाता है। तो हम क्यों जाएं भैया? यानी जब हमें आपकी जरूरत पड़े तो हम दौड़ते हुए आए, और जब आपको हमारी जरूरत पड़े तो आप ये कह दे कि नहीं ये गोदी मीडिया है।
खबर बिल्कुल अगर चलाएं अगर जिसके पक्ष में चलाएं तो उसके पक्ष में मान लीजिए मैं सही हो गया, अगर जिसके पक्ष में अगर हमने गलत कर चला दिया तो ये तो सोचने की जो होती है इसको सही करना पड़ेगा, तब जाकर के लोगों का। जी बिल्कुल, आपकी आवाज में थोड़ी सी डिस्टरबेंस आई है। हमारे साथ छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ पत्रकार हैं जितेंद्र जायसवाल जी। जितेंद्र जायसवाल भैया, आप तो सिस्टम के भुक्तभोगी हैं, आपने तो बहुत कुछ सरवाइव किया, कई महीनों तक जेल भी रहे, बहुत सारे आपके ऊपर झूठे मुकदमे हुए, और मैंने एक चीज ये भी देखा था कि मैं एक बार अंबिकापुर गया हुआ था और उसी रात पर आप मेरे से मिलकर गए, उसके बाद आपके ऊपर हमला हो गया था, ये भी कंडीशन हुआ वहां पर, मैंने वो भी चीजें देखी हैं। तो आप किस नजरिए से देखते हैं, आप क्या चाहते हैं? और कल की घटना है, शायद कल भी आप किसी पत्रकार के पक्ष में वहां पर एक आंदोलन में गए हुए थे दुर्ग में, वहां पर भी कुछ ऐसी घटना घटित हुई कि पत्रकारों के खाने भी फेंकवा दिए गए, उनके टेंट भी उखड़वा दिए गए, ये भी सुनाई में आया है। क्या है ये मामला, और क्या इसमें पत्रकार सुरक्षा कानून जो छत्तीसगढ़ राज्य में लागू करने की बात की जा रही है, उस पर कितना अमल हो पा रहा है? जी बताएं जितेंद्र भैया। देखिए, सबसे पहले तो आपको नमस्कार और सभी दर्शकों को पुनः नमस्कार। हमारे स्टूडियो में सपाटी भाई आए हैं, उन सभी को बार फिर से नमस्कार। सबसे अहम बात तो ये है कि छत्तीसगढ़ के साथ साथ समूचे देश में जो पत्रकारों के साथ में जो षड्यंत्र करके जो उसके अस्तित्व को जो मिटाने की जो साजिश चल रही है, यह बड़ा मतलब दुख का विषय है। और कहलाने के लिए हम जो है पूरे भारत के जो है चौथा स्तंभ कहलाते हैं, लेकिन धरातल में ऐसी कोई बात या ऐसा कोई नियम या ऐसा कोई कानून जो है हमारे लिए है नहीं। सिर्फ बोल दिया जा रहा है, मान लिया जा रहा है कि हम चौथे स्तंभ हैं या चौथे स्तंभ के रूप में माना जाता है। दूसरी बात, अब आते हैं छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में जैसा कि मैं पूर्व में ही बताया कि छत्तीसगढ़ के कोने कोने में लगभग सभी जगहों में पत्रकारों के साथ में षड्यंत्र करके, यदि वो पत्रकार जो है बेबाकी से अपने वहां के कमियों को, खामियों को यदि प्रदर्शित करता है समाचार के माध्यम से, तो उसके खिलाफ जो है षड्यंत्र करके मुकदमा दायर किया जाता है और उसे जेल भेजा जाता है, उसकी छवि धूमिल की जाती है और उससे मिटाने की, पुनः मैं बोलूंगा कि उसे साजिश की जाती है ताकि वह जो है। मेरी आवाज आ पा रही है? हाँ हाँ, आ रही है, आपकी आवाज आ रही है जी। तो यह षड्यंत्र जो है ताकि वह पूरी तरह से टूट जाए, बिखर जाए और जनहित के खबरों को जो जनता से सीधा सरोकार होता है वह लोगों तक ना आ पाए और इनकी चोरी छुपी की छुपी रह जाए। फिर से मैं बोल रहा हूं कि इनकी चोरी जो है छिपी की छिपी रह जाए। यह सिर्फ चोरी ही नहीं कर रहे हैं वरन यह पूरे प्रदेश को जो है खोखला करने का भी एक काम कर रहे हैं। सरकारें चाहे किसी की भी हो, भाजपा की सरकार थी तो कांग्रेस वाले जो है बस्तर में जाकर के, सरगुजा में जाकर के वहां के वनस्पतियों के साथ में जो लगातार दोहन हो रहा है उसके पक्ष में बात करते हैं। जैसे ही कांग्रेस सत्ता में आती है तो वहां पर भाजपा जाकर के जो है उनके पक्ष में बात करते हैं। शायद डिस्कनेक्ट हो गए लग रहा है जी। हाँ, नेटवर्क की लेकिन वजह से हो सकते मैं हैं। कहूंगा कि छत्तीसगढ़ वह राज्य है जिसके अंदर जो है ये स्क्रीन पर जो चल रहा है कि ये पत्रकार सुरक्षा कानून जो बनाया गया था छत्तीसगढ़ का, छत्तीसगढ़ का जो पत्रकार सुरक्षा कानून है ये कई कापियों में है और इसमें बहुत सारी चीजें रखी गई हैं कि कुछ पत्रकारों को समिति में जोड़ा जाएगा और जिनका अनुभव 12 साल का हो, 15 साल का हो, तो इस तरह से जो है इसमें सारा कुछ दिया हुआ है और ये वहाँ जो है उपलब्ध भी है शासन में। लेकिन यहाँ सवाल शासन का ये करके नहीं है, सवाल ये है
कि प्रिंट मीडिया का एक पत्रकार लेना चाहिए था, बात उसमें डिजिटल की गई है तो एक डिजिटल का भी पत्रकार होना चाहिए था, बात उसमें रेडियो की गई है तो एक रेडियो का भी पत्रकार होना चाहिए था। उसमें केवल 3 पत्रकार, और वो भी किसी के भी, मतलब प्रिंट से केवल आप उठा लीजिए। अब प्रिंट वाले जो हैं वो नाराज कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक से हैं, इलेक्ट्रॉनिक के जो पत्रकार हैं वो कहीं ना कहीं डिजिटल वालों से नाराज हैं। तो क्यों ना तीनों विंग अगर अलग अलग है तो तीनों विंगों के पत्रकारों को एक अवसर मिलना चाहिए था, और उन तीनों विंगों के पत्रकारों की एक समिति बननी चाहिए थी कि अगर किसी की विंग के पत्रकारों पर कोई आपत्ति या कोई उनके साथ मारपीट या कोई ऐसी चीज होती है, फर्जी मुकदमा दर्ज हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में उन पत्रकारों के साथ वो पूरा का पूरा जो है विंग खड़ा होगा। तो इसमें बहुत सारी चीजें जो है आप खामियां देखेंगे। पत्रकार सुरक्षा कानून अभी तक कितने लोगों पर लागू हुआ, अगर ये बातचीत की जाए तो अभी इसके रिकॉर्ड नहीं है। तो बहुत सारा कुछ जो है ये करता है कि पत्रकार सुरक्षा कानून तो आया, लेकिन क्या है कि उसमें जो एक चीज नहीं आ पाई वो एक की पारदर्शिता नहीं थी, और ये बहुत सारी खामियों से भरा हुआ है पत्रकार सुरक्षा कानून है। जल्दबाजी में किसी ऐसे लग रहा है कि नौसिखिए ने रातों रात तैयार किया 2-4 पेज का, और पत्रकार सुरक्षा कानून आनन फानन में लागू किया गया क्योंकि सरकार बचानी थी, पत्रकारों पर हमले हो रहे थे। तो इसके कारण पत्रकार सुरक्षा कानून है उसके तहत कुछ खास जो होना चाहिए था वो वाली चीज देखने को नहीं मिली कि छत्तीसगढ़ में बहुत सारे मुकदमे पंजीकृत होने चाहिए थे। उसमें जिस तरह से जो चीजें दी गई हैं वो चीजें कहीं देखने को नहीं मिल रही हैं। बहुत सारी खामियां इस पत्रकार सुरक्षा कानून में। हम कहें कि ये केवल एक पॉलिटिकल एजेंडा था, एक पॉलिटिकल कानून है, ये पत्रकार सुरक्षा कानून नहीं। जी सही बोल रहे हैं सर, यहाँ पे बहुत हड़बड़ी में बनाया गया था इस कानून को, और छत्तीसगढ़ के पत्रकारों की स्थिति देखने के बाद तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि छत्तीसगढ़ के पत्रकार अब सिर्फ एक ही बात बोल सकते हैं, मैं हार नहीं मान सकता, मैं हार नहीं मान सकता क्योंकि मेरे पास कोई बैकअप या कोई गॉड फादर नहीं है, मैं स्वयं ही अपना बैकअप हूं। आप अपनी सुरक्षा स्वयं करें, पत्रकार सुरक्षा कानून के भरोसे ना रहें, क्योंकि जो वर्तमान स्थिति देखी जा रही है, समझी जा रही है, जिस प्रकार पुलिस वाले गली गली में हर दिन मार खा रहे हैं, उसी प्रकार पत्रकार भी गलियों में मार खा रहे हैं, कवरेज करने जा रहे हैं वहां मार खा रहे हैं, जहां पर जा रहे हैं उस जगह पर उनको घेर लिया जाता है, उनके ऊपर दबाव बनाया जाता है। बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसा कि सर ने बताया थोड़ी देर पहले, आपको जितेंद्र भाई ने भी बताया जो चीज, कि अगर हम एक पक्ष दिखाते हैं तो दूसरा पक्ष नाराज हो जाता है, और दूसरा पक्ष दिखाते हैं तो पहला पक्ष नाराज हो जाता है। तो पत्रकारिता का तो कार्य ही यही है कि पत्रकार देश का जो चौथा स्तंभ कहलाता है, जो सच्चाई को सामने लाकर दिखाता है। एक पक्ष तो इसमें नाराज होगा ही, चाहे कोई भी हो, जिसके खिलाफ खबरें लगेंगी, जिसके खिलाफ खबरें बताई जाएंगी वो तो बिल्कुल नाराज होगा, और जिसका पक्ष चलेगा वो बिल्कुल खुश होगा। एक तरफ वाहवाही मिलेगी तो एक तरफ आपकी बदनामी भी होगी, इसमें कोई दो मत की बात नहीं है। जितेंद्र भाई अपनी बात बीच में छोड़ दिए थे, आज थोड़ी देर बाद मैं आपसे फिर चर्चा करूंगा इसी मुद्दे पे। सतीश मंडावी जी जुड़े हुए हमारे साथ, आम आदमी पार्टी से हैं, बीजापुर से हैं। ये बीजापुर घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, जैसा कि कल भी जुड़े थे, नेटवर्क की कमी के कारण वो अपनी बात ठीक से नहीं रख पाए थे। वो लगातार आप सतीश भाई देख रहे होंगे, वहां पर पत्रकारों के साथ बहुत सारी चीजें गलत होती हैं। पत्रकार तो वहां पर बीहड़ क्षेत्रों में जाकर कवरेज करते हैं, बहुत सारी परेशानियां होती हैं, पत्रकार कई जगह बैन भी कर दिए जाते हैं। तो आपके बीजापुर का एक वाकया मुझे पता चला था कि कुछ पत्रकारों को तो बिल्कुल लेटर पैड में बैन किया गया था विधायक के द्वारा, ये भी मेरे को पता चला। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है, आपके क्या विचार हैं पत्रकार सुरक्षा कानून को लेकर, पत्रकारों पर होते हुए हमलों को लेकर, पत्रकारों पर होते हुए झूठे FIR को लेकर, और जो बहुत बड़ी बात थी कि आपके यहाँ के विधायक ने कुछ पत्रकारों को बिल्कुल बैन किया था, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी सर, आप सभी को बहुत धन्यवाद एवं जय हिंद। आपने मुझे मौका दिया है पत्रकार सुरक्षा कानून को लेकर। ये सिर्फ एक सम्मान के लिए यहाँ रखा गया है कि आप जानते हैं कि पत्रकार क्या होता है कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा गया है। ये सम्मान वाली बात है, हम इसको सम्मान करते हैं, परंतु ये कागजों में और सुनने में अच्छा लगता है। मैं धरातल स्तर पर जब मैं देखता हूँ, हमारे जो बीजापुर के, जो बस्तर के और छत्तीसगढ़ के पत्रकारों को मैं देखता हूँ, उनका मैं सम्मान करता हूँ। ये ग्राउंड लेवल में जाके काम करते हैं, जबकि शासन और प्रशासन का काम है, लेकिन उनसे भी ज्यादा बढ़ चढ़कर ये पत्रकार साथी है, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मीडिया कर्मी जाके काम करते हैं। हम देखते हैं कि मैं आपको एक फिलहाल कुछ महीने पहले की एक घटना बताता हूं। आज हमारे जो सुकमा कोंटा की क्षेत्र का मामला है, कुछ 4-5 पत्रकारों के साथ ऐसा घटना हुआ है
कि उनको जबरन उनके गाड़ी में गांजा वांजा लगा के उनको फंसाया गया, इवन उनको जेल भी लेके गए थे। मैं शासन और प्रशासन से प्रश्न पूछता हूँ, क्या आप इन जो ग्राउंड लेवल में और जो ग्राउंड लेवल से उठकर जो जमीन स्तर के जो मुद्दों को लेके बात रखते हैं, इनको उल्टा फंसाया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं एक गलत है। और दूसरी बात मैं बताता हूँ, हाल ही में पिछले जो कांग्रेस की सरकार रही, हमारे बीजापुर क्षेत्र की बात करता हूँ, यहाँ के क्षेत्र विधायक जी के महोदय में अगर कुछ मुद्दों को लेकर पत्रकार साथियों ने आवाज रखा है, आवाज रखने पर उन्हीं के खिलाफ लेटर पैड में उनको बैन किया गया है। आप एक काम नहीं कर सकते, वो काम नहीं कर सकते, ऐसे बहुत सारे मामले हैं। और मैं दूसरी बात बताता हूं, जो कमल शुक्ला सर भी है, बहुत अच्छे अच्छे मुद्दों को उठाते हैं, उनको एफआईआर करके उनको थाना ले जाना, थाना में बंद करना, जेल ले जाना, ऐसा रहेंगे तो हमारे देश कहां से सुरक्षित रहेगा, जब पत्रकार साथी सुरक्षित नहीं है। जैसे कि कल एक मुद्दा था, आपने जो पुलिस प्रशासन और पुलिस कानून को व्यवस्था को लेके, जब पुलिस वाला ही और पुलिस के फैमिली वाले सुरक्षित नहीं हो तो आम जनता कहां से रहेगी। रही बात, आज मैं पत्रकार सुरक्षा कानून को लेकर मैं बात रखता हूं, पूरे छत्तीसगढ़ में नहीं पूरे इंडिया की बात करता हूं। जो पत्रकार साथी है उनको तो सम्मान करना चाहिए। मैं बताना चाहता हूं, ये पत्रकार साथी ग्राउंड लेवल में वर्क करते हैं सर, नॉट ओनली वहां पे अधिकारी पहुंच पाते हैं, ना ही बड़े नेता पहुंच पाते हैं, परंतु पत्रकार साथी अपनी जान को जोखिम में डालकर ग्राउंड लेवल में जाके मुद्दों को उठाते हैं। पर ये बड़े बड़े जो नेता होते हैं, चाहे किसी भी पार्टी या किसी भी सरकार के नेता क्यों ना हो, मैं बताना चाहता हूं, ये उनके मुद्दों को दबाने के लिए कहीं ना कहीं कानून और एफआईआर दर्ज करके इनको आवाज को दबाने का काम कर रहे हैं। हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ को, हम बात करते हैं इंडिया की, बात करते हैं किसको अपन सशक्त बनाएंगे। सशक्त कहां से हो रही है सर, जब पत्रकार साथी सुरक्षित नहीं है, पत्रकार साथियों के साथ मारपीट किया जा रहा है, पत्रकार साथियों को जेल लेके जाया जा रहा है, पत्रकार साथियों को मारपीट करके उनको जेल में बंद किया जा रहा है, तो एक सुरक्षा कहां पे होगी सर। मैं एक बात बताता हूं सर आपको, बड़े दुर्भाग्य की बात है, जब हम किसी नेता को हम सुनकर भेजते हैं, चुनते हैं, विधायक प्रतिनिधि बनाते हैं, तो वही बात है हमारे देश में कहीं भी हो। और आपने भी देखा है कि हमारे लास्ट कुछ महीना पहले ये दुर्ग भिलाई की घटना था, जो कि वहां कुछ टेंट को लेके वहां पे हड़ताल चल रहा था सर, उन्होंने आवाज उठाया तो उनको जबरन जेल लेके बंद किया गया, उनकी आवाज को दबाने का प्रयास किया। या देश रहेगा तो देश कैसे सुरक्षित रहेगा सर। पत्रकार साथी सुरक्षित है तो हम सुरक्षित है। पत्रकारों को इसलिए हम कहते हैं कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, क्योंकि ये निष्पक्ष होके, निर्भीक होके ये आवाज उठाते हैं। इतना कहकर मैं उनका सम्मान करता हूं। आने वाले समय में ये हमारे पत्रकार साथियों को जो सम्मान मिलना चाहिए, पत्रकार साथियों को जो सुरक्षा कानून जो गया है उन काम। जी बिल्कुल, नेटवर्क शायद आपका कम है सतीश भाई। और अजय भैया, इसमें आगे आप बताएं कि जो आप तो छत्तीसगढ़ से बाहर पे हैं और बहुत सारी चीजों को आप बारीकी से देख पा रहे हैं, बहुत सारी चीजों को बहुत नजदीक से आप जाकर देखते हैं, तो क्या ये पत्रकार सुरक्षा कानून कुछ खोखले दावे साबित होंगे या ये भविष्य में पत्रकारों के लिए कुछ अच्छा करके दिखाएंगे? बिल्कुल, देखिए उज्ज्वल जी, मध्य प्रदेश जो है उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीच में है, और मध्य प्रदेश का जो अंतिम सीमावर्ती क्षेत्र है वो आपका उत्तर प्रदेश भी है और एक तरफ छत्तीसगढ़ है। तो ये जो पत्रकारों वाली बात है कि पत्रकारों के ऊपर जो हमले हो रहे हैं, हमले रुकेंगे कैसे? तो हमले रुकेंगे तभी जब पत्रकारों में एकता आएगा, और एकता तभी आएगा जब वो लोग जो है एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे। जैसे कभी कभी देखिए अन्य जो राजनीतिक पार्टियां, इनमें एकता है, इनमें अगर कुछ भी होता है, किसी भी एक मान लीजिए किसी पार्टी के नॉर्मल कार्यकर्ता को अगर कुछ हो जाए तो पूरा बल जो है कार्यकर्ता पदाधिकारियों का एक हो जाता है, और एक होकर के जो है थाने में आ जाते हैं, जहां उनको जरूरत लगती है, जहां उनको आवश्यकता होती है वहां पर आ जाते हैं। तो इसी प्रकार से अगर पत्रकारों में हो जाए, जैसे छत्तीसगढ़ में हमले हुए, तो वह जिनके ऊपर हमले हुए हैं सबसे पहले वो है कौन, किस चैनल से हैं, अखबार से हैं या फिर किसी संगठन से हैं, तो उस चीज को बारीकी से जाना जाए और उसको सबसे पहले उसका संगठन कर क्या रहा है।
अगर वो संगठन आगे आ रहे हैं तो हमको उनके साथ मिलकर के आगे आना चाहिए, या फिर अगर नहीं आ रहे हैं तो उनको अपने साथ जोड़ने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि पत्रकार जो है, एक पत्रकार दूसरे पत्रकार का हो सकता है। तो सर फिर पत्रकारों के लिए भी तो वही वाला जुमला चलेगा, फिर बटोगे तो कटोगे वाला। बिल्कुल, जैसे चल रहा है जी, जब तक पूरे भारत देश में ये चल रहा है, बटोगे तो कटोगे, तो क्या पत्रकारों पर भी ये लागू होता है? बिल्कुल नहीं, हम लागू तो नहीं कर सकते और करने वाले हम हैं भी नहीं, लेकिन एक ही चीज पत्रकारों से कहेंगे कि आपस में जो भाईचारा बनाकर चले, एकता बनाकर चले। ठीक है, मैं कहता हूँ छत्तीसगढ़ में हमला हुआ है पत्रकारों का, छत्तीसगढ़ में जिस जिले में हुआ है, जिस थाना चौकी क्षेत्र अंतर्गत हुआ है, तो हमें उस जिले में तत्काल जो सारे पत्रकारों को मिल करके उस जिले में जिला पदाधिकारी जो जिला कलेक्टर है उसको घेर देना चाहिए, तो धरने पे बैठ जाना चाहिए। तब तक बैठेंगे तो न्याय नहीं मिलेगा। जब तक फर्जी मुकदमा जो हुआ है उसको वापस जब तक नहीं लेते हैं, तब तक हम लोगों को उस मांग पर अड़े रहना चाहिए। अगर इस प्रकार से अगर चलता रहा निरंतर, तो आने वाले समय में मुझे नहीं लगता कि पत्रकारों के ऊपर कभी अत्याचार शोषण होगा पत्रकारों का, क्योंकि कुछ पत्रकार तो कई हैं भारत देश। पत्रकारों का शोषण तो हो ही रहा है, दिख भी रहा है। हमारे साथ समाजवादी पार्टी से कैप मंसूर जी भी हैं, हम उनकी भी राय जानना चाहेंगे कि वो क्या विचार रखते हैं पत्रकार सुरक्षा कानून को लेकर, पत्रकारों को लेकर, पत्रकारों पर होते हुए हमले और उनके ऊपर झूठे FIR को लेकर। कैप जी, आप बताएं। धन्यवाद दीवान जी, आपने मुझे मौका दिया और इस डिबेट में आपने मुझे हिस्सेदार बनाया। मैंने ये पहले भी दिया है, और जब सौम्य चौरसिया भूपेश सरकार में, जब सौम्य चौरसिया ने मनी लॉन्ड्रिंग और कोयला घोटाले के मामले में, जब सौम्य चौरसिया के खिलाफ एक रामदेव जी करके एक पत्रकार थे, जब उन्होंने उसके खिलाफ बोला, कोर्ट में खड़े होकर सुनील नामदेव जी ने उसका कवरेज किया था जी, तो उन पर कार्रवाई की गई और अभी तक वो जेल में है, और प्रशासन की ओर से ये सख्त आदेश था जेल से बाहर आ गया। जी, उनका जो VIP रोड रायपुर में घर था, चाहे वो घर था या गेस्ट हाउस कुछ था, वो तोड़ दिया गया था। और उनके भाई पे पत्रकार हैं, उनसे भी मैंने बात की थी, और मैंने कई बार प्रयास किया कि उनसे मिलने का मौका मिले। एक रायपुर में पत्रकार है गोस्वामी जी, उन पर जब हमला हुआ तो उनके साथ कोई नहीं खड़ा था, और भाजपा कार्यकर्ता ने उन पर हमला किया था। तो मेरा कहना है जी, वो मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं, और हम उनको कभी नाम की जरूरत नहीं पड़ती, गोस्वामी जी के नाम से ही जानते हैं। उन पर जहां से भूपेश बघेल जी पाटन में उन पर हमला हुआ था, पाटन विधानसभा में कवरेज करने के लिए गए थे, और वहां पर एक भाजपा कार्यकर्ता ने उन पर हमला किया था। तो उनके साथ कोई नहीं खड़ा था। हम समाजवादी लोगों ने कहा कि जहां आपको जरूरत पड़ेगी, जहां आपको हमारे पसीने की जरूरत पड़ेगी, हम अपना खून देने के लिए तैयार हैं, मगर हम पत्रकारों पर कोई भी, पत्रकारों की जान, माल, इज्जत, आबरू पर हम कोई किसी तरीके के संकट नहीं आने देंगे। मगर ये भी बहुत जानना जरूरी है, जो आप भी पत्रकार हैं और हमारे साथ जितने भी पत्रकार हैं, बहुत मैं काफी वीडियो मैंने इनकी देखी है। हमारा समाजवादी पार्टी की और सोच ये है कि देश का चौथा स्तंभ मीडिया है, मगर मीडिया एक तो दलाली ना हो, और दूसरा ये जब पत्रकार निष्पक्ष होकर के काम करते हैं, जिसके खिलाफ कहा वो तो विरोध में, और जिसके पक्ष में कहा वो बड़ा खुश होकर के अपनी बात तो रखता है, मगर जिसके खिलाफ कहते हैं वो कहीं ना कहीं उस पत्रकार की जान के पीछे लग जाते हैं। तो ऐसे लोगों को भी चुन करके उनको ध्यान रखना चाहिए, उन लोगों को सावधान रहना चाहिए। आप बताइए उस पत्रकार की क्या गलती है, जिस पत्रकार ने रात दिन अपने एक करके जनता को दिखाने की कोशिश करता है कि सच क्या है, गलत क्या है। अगर वो सच्चाई के लिए लड़ता पत्रकार, अगर उस पर इतनी घटनाएं उनके साथ होंगी, हमले होंगे, तो मैं समझता हूँ बताओ इस देश में जब पत्रकार सुरक्षित नहीं है तो कौन सुरक्षित होगा। ऐसे कई उदाहरण मैं आपको दे सकता हूँ। अभी जो जसपुर की बात करी, मैं आपको अंबिकापुर का उदाहरण दे सकता हूँ। आप ये बताइए, जितना नक्सलवादी प्रभावित हमारा क्षेत्र है छत्तीसगढ़, जितना अच्छा संवाद हमारे पत्रकार साथी उनसे कर सकते हैं, उतना अच्छा कोई नहीं कर सकता। और जो नक्सलवादी की पीड़ा है वो कहीं ना कहीं पत्रकारों के माध्यम से बताते भी हैं कि हमें इतनी पीड़ा है, और वो खुशी में नक्सलवादी नहीं बने हैं। आप बताइए, मगर उन्हीं नक्सलवादी, उन्हीं पत्रकारों को टारगेट किया जाता है, क्यों? तो पत्रकारों को क्या कहते दुश्मनी है सरकार को। और ये ज्यादातर आपने देखे होंगे जितने भी हमले होते हैं, कि सरकार जो सत्ता में पार्टी रहती है छत्तीसगढ़ में, उस पार्टी के लोग ज्यादा पत्रकारों को परेशान करते हैं।
जी बिल्कुल, मतलब सच्चाई दिखाना पत्रकारों के लिए घातक साबित हो रहा है। ये एक मुद्दा उठकर सामने आ रहा है कि जो सच दिखाएगा बहुत ज्यादा। हम उज्जवल जी, उसको निपटा देंगे। तो मैं जितेंद्र भैया से उज्जवल जी, जानना चाहूंगा। जी जी बिल्कुल जितेंद्र भैया, आप ही के पास आ रहा हूं और आप ही के लिए सवाल है। पहले आप मेरी सवाल भी सुन लीजिए और फिर सबका साथ में जवाब दीजिएगा। देखिए, जी, पत्रकारिता का स्तर लगातार गिरते जा रहा है, ये सवाल तो जनता के मन में लगातार उठ रहा है। और पिछले कुछ सालों में ये सवाल दरअसल सरकार से पूछनी चाहिए कि नहीं नहीं, आखिरकार पत्रकारिता का स्तर क्यों गिरते जा रहा है। आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, इसका एक मैं आपको जेन्युइन रीजन भी बता रहा हूं। अगर वो उससे सहमत होंगे तो बताइएगा, नहीं होंगे तो भी बताइएगा। लगातार जिस प्रकार से पोर्टल न्यूज और सोशल मीडिया में जो न्यूज कवरेज करने वाले लोगों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, एक बाढ़ सी आ गई है। एक एक गली में लगभग 8-8, 10-10 पत्रकार आपको देखने को मिल जाएंगे, कई जगह ऐसे हैं। तो क्या इस प्रकार के पत्रकारिता से लोगों को तकलीफ हो रही है? क्या ये जो लगातार सोशल मीडिया में जो पत्रकारिता हो रही है, क्या इसके कारण पत्रकारिता का स्तर गिर रहा है, या जो प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सैटेलाइट मीडिया थी वो ज्यादा अच्छी थी कि ये ज्यादा अच्छा है? इस पे आप एक बार प्रकाश डालिए। क्या लोगों को इस बारे में जानना बहुत जरूरी है, इस बारे में समझना बहुत जरूरी है कि लोग तो बोल रहे हैं कि बस गली गली में पत्रकार आ गए हैं, अब तो पत्रकारिता का स्तर गिर रहा है। तो क्या गली गली में पत्रकार आने से स्तर गिर सकता है, या फिर पत्रकार जो सच्चाई दिखाता है उसको दबाने से स्तर गिरता है, या जो पत्रकार सच्चाई छुपाता है उससे स्तर गिरता है? जी बताएं। देखिए उज्जवल जी, आपके कई सवाल हैं, एक एक करके जो है सारे सवालों का जवाब देते हैं। तो शुरुआत करते हैं पत्रकारिता के प्रथम चरण, शुरुआत की दौर की बात करते हैं। तो उस समय रेडियो की पत्रकारिता हुआ करती थी, फिर आया अखबारों का जब पत्रकारिता का चलन। तो अखबारों का जब पत्रकारिता का चलन आया तो उस समय जो है दूर दूर से जो है जिस तरह से संसाधनें थी उसी तरह से वो उस समय का पत्रकारिता चला। अब उसके बाद जैसे ही अपडेट वर्जन आता है टीवी चैनलों का पत्रकारिता, तो टीवी चैनलों के पत्रकारिता जैसे ही दखल देता है समाज में जो है कुछ तेजी आ जाती है। समाचारों में जो चलन की जो रहता है, जैसे आज की खबरें आज ही दिख गई हैं आपको, और समाचार पत्रों में होता क्या है, आज की खबरें जाएंगी तो छप करके कल आएंगी। अब इस दोनों के रहते एक और मीडिया ने दखल दे दिया जिसका नाम है सोशल मीडिया। जी, आप चैनल में देखेंगे, अखबार का आपने बता दिया, अखबार का हमने बताया कि कल आएंगी खबरें। चैनल का हमको बता दिया कि भाई उसमें तैयारी में जो समय लगेगा वो उसके बाद जो है समाचार जो है अब तक परोसा जाएगा। लेकिन सोशल मीडिया में ऐसा कुछ नहीं है। सोशल मीडिया में यथार्थ जो अभी दिख रहा है तत्काल जो है लोगों को परोसा जा रहा है, जिसे लाइव के माध्यम से, जैसे व्हाट्सएप ग्रुपों के माध्यम से, कई ऐसे जो सोशल साइट्स हैं जिनके माध्यम से सिर्फ उसे अपलोड कर दिया जा रहा है, या जैसे एक्सीडेंट हो चाहे कोई भी किसी प्रकार की कोई घटना हो, वो आग की तरह जो है सोशल मीडिया में फैल जाता है। तो देखिए, इससे अच्छी बात है या फिर खराब बात है सर? ये बहुत अच्छी बात है कि आप यह बताइए कि जो समाचारें जो हैं उसमें देखिए, उसमें फिर से डिस्कनेक्ट हो गए हैं। सतीश भाई, आपका क्या विचार है इस बारे में? सर सोशल मीडिया क्या उतना वो नहीं है, एस्पेक्ट नहीं है, लेकिन जो वास्तविक से जो प्रिंट मीडिया और आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है इससे बेटर ही है सर। क्योंकि मैं बताना चाहता हूँ सर, वो जो बनाया हुआ मिलता है, लेकिन जो हम प्रिंट मीडिया देते हैं ये क्या वास्तविक होती है, ये एक लिखित रूप में होता है सर। उससे बेटर है आधुनिक जो टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, टेक्नोलॉजी को देखते हुए सोशल मीडिया भी जरूरी है, पर वो वास्तविक खबर नहीं दे पाएगा। लेकिन जहां तक मेरा मानना है, क्षमा चाहता हूँ, वास्तविक खबर जो है आप जो बोल रहे हैं कि सोशल मीडिया नहीं दे पा रहा है, ये मैं बोलूं कि सोशल मीडिया संक्षिप्त खबरें दे पा रही है। उसके जो पीछे की जो सार हैं, आगे क्या मतलब इससे पहले क्या हुआ था, वर्तमान क्या है और उसके बाद क्या होना है, यह सोशल मीडिया में थोड़ा लेट से आती है, या बोल लिया जाए कि इससे अनभिज्ञ रहते हैं लोग बात। इस बात को मैं मान सकता हूं, लेकिन यह आपका बोलना कि सोशल मीडिया में जो है भ्रामक खबरें, देखिए क्या है,
जी कई बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि सोशल मीडिया में खबरें डाली जाती है और थोड़ी देर बाद डिलीट कर दी जाती है उनको, तो लोग उससे भ्रमित होते हैं, बहुत सारी चीजें आती है, इसमें बहुत सारे सवाल खड़े हो जाते हैं, इसलिए ये सवाल उठ रहा है, और कोई बात नहीं है। जी बिल्कुल सही कहा सर आपने। सर सोशल मीडिया में जो होता है सर, मतलब वास्तविकता नहीं होता, वास्तविकता होता है, हम मानते हैं उसमें जो नॉलेज होती है सडनली प्राप्त होता है, पर हम देखेंगे जो प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इसमें ज्यादा बेटर होता है कि इन फ्यूचर में क्या होगा, इसमें पूरा लिखित रूप में रहेगा सर। हम ये बताना चाहते हैं सोशल मीडिया और ये दोनों हमारे लिए फायदे हैं, पर आज के डेट में देखेंगे सर, लोग सोशल मीडिया पे जो में भी न्यूज विस्तृत होती है, खबरें आ रही है, आपका जी। इंटरेस्ट किसमें जा रहा है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। सोशल मीडिया में भी विस्तृत खबरें आ रही हैं। और दूसरी बात ये, शब्द भंडारण आपके पास यदि 50 शब्द का है तो आप 50 ही शब्द के बारे में आप बता पाएंगे, और जिनके पास में जो है 500 शब्दों का शब्द भंडारण है वो 500। देखिए सतीश मंडावी जी, प्रॉब्लम क्या है कि सोशल मीडिया हो या प्रिंट मीडिया, आपको ये लगता है कि एक अखबार में कुछ छप गया तो वो छप गया, वो सही है, हकीकत है। यही तो वजह है कि हम कभी फर्जी खबरें नहीं जान पाए। जब अखबार आया था तो पता है कितनी फर्जी खबरें चलती थी, और आज भी फर्जी खबरें चल रही हैं। तो जो फर्जी खबरों का दौर है वो अखबारों में भी है, और अगर हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी बहुत सारे भ्रामक दावे किए जाते हैं, भ्रामक खबरें चलाई जाती है। कि आपको लगता नहीं टीवी चैनल पर भ्रामक नहीं चल रहा है? टीवी चैनलों पर 90% भ्रामक चल रहा है, कम से कम उससे ज्यादा साफ सुथरा सोशल मीडिया पर कंटेंट जो परोसा जाता है। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे बने हैं, सही और गलत को बताने के लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, जहाँ आप जाओगे जहाँ बताएंगे कि टीवी मीडिया में भी क्या गलत चला है, अखबार में क्या गलत छिपा है। तो वो बहुत सारी चीजों को लेकर जो सोशल मीडिया है, इसको मैं एक मानता हूं कि केंद्र सरकार को इस पर एक कानून के दायरे में लाने की आवश्यकता है। इसको एक जो है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय आपका नेटवर्क साहब, आपकी सही आवाज नहीं है, बहुत ज्यादा हो रही है, कटके बहुत ज्यादा। आपका नेटवर्क सही नहीं है। नेटवर्क बहुत ज्यादा वीक है, अभी ठीक है। आधुनिक टेक्नोलॉजी को देखते हुए भी सोशल मीडिया भी जरूरी है सर। आधुनिक टेक्नोलॉजी को देखते हुए भी सोशल मीडिया जरूरी है, क्योंकि जो खबर कल मिलनी थी वो सडनली मतलब तुरंत मिल जाता है, कई लोगों को पता चल जाता है, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम। विषय है सोशल मीडिया, किसी की जरूरत या आवश्यकता पर नहीं कुछ जाता है। ये होता है कि वो कानून के दायरे में आता है कि नहीं, सरकार को अपने नियंत्रण में इसे लेना चाहिए कि नहीं। सरकार के नियंत्रण में प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, उस पर कानून बनाए हैं, प्रावधान है, बहुत सारी पाबंदियां हैं, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन अभी तक जो एकदम इसको फ्रीडम, एकदम आजादी पूरी दे रखी है सोशल मीडिया को, वो गलत है। जैसे बहुत सारे अश्लील कंटेंट परोसे जा रहे हैं, बहुत सारे गलत कंटेंट परोसे जा रहे हैं, बहुत सारा गलत भ्रामक प्रचार हो रहा है एक दूसरे की पार्टी के माध्यम से, या एक दूसरे की जगह से किसी की छवि खराब की जा रही है। वो चीज नहीं होनी चाहिए। अगर ये सूचना प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत अगर ये आ जाएगा तो क्या होगा कि एक तो सर्टिफिकेट दिया जाएगा, जैसे उज्जवल दीवान साहब को अगर सर्टिफिकेट दिया गया तो इनकी जिम्मेदारी होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि एटीवी पर चलने वाला हर कंटेंट, या छत्तीसगढ़ की बात शो में चलने वाला हर कंटेंट, उसकी जिम्मेदारी आपकी होगी। वहां अगर कोई कुछ भी बोलता है, वो आपका काम है कि वो क्या बोलता है, कैसे आया है, उसको आप देखिए, लेकिन आप जो भी परोसेंगे पूरी ईमानदारी से और नियमों का उल्लंघन आप नहीं करेंगे। तो ये चीज जो है आप देख रहे हो। अखबारों में क्या होता है, अखबार क्यों माफी मांगते हैं? हर साल हजारों अखबार माफी मांगते हैं, क्यों? अखबार तो सच्चे हैं, माफी इसलिए मांगते हैं कहीं ना कहीं भ्रामक दावे और भ्रामक खबरें फैलाते हैं। इसलिए जब कोई आवाज उठाता है कि भाई आपने तो टेबल रिपोर्टिंग कर दी, आपने तो टेबल की खबर आई और आपने छाप दी, कोई पड़ताल नहीं की, कोई जांच नहीं की, तो वो माफी मांगते हैं। चैनल क्यों माफी मांगते हैं? क्योंकि वो टेबल रिपोर्टिंग करते हैं। जब भी कोई टेबल रिपोर्टिंग करेगा तो माफी मांगनी ही पड़ेगी। लेकिन सोशल मीडिया आने नहीं जाने का नहीं, इसके आगे भी अभी मीडिया आएगी, AI आएगी, उसके बाद भी आगे टेक्नोलॉजी जो है विस्तृत होगी। अभी मीडिया आती चली जाएगी, सूचना और प्रसार का जो माध्यम है वो फैलता चला जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि सरकार इसको अपने अंडर क्यों नहीं ले रही? क्या यहाँ बहुत ज्यादा गंदगी हो गई? अगर हो गई तो उसकी सफाई कीजिए। क्यों नहीं लेना चाहती? उससे कोई ये लग रहा है हमारी सरकार गिर जाएगी, क्योंकि सरकार सोशल मीडिया के माध्यम से ही बन रही है। सरकार छेड़ना क्यों नहीं चाहती सोशल मीडिया को? सवाल ये नहीं कि गलत कंटेंट परोसा जा रहा है, सवाल ये है कि कानून के दायरे में क्यों नहीं लिया जा रहा है, ये सवाल है। और जो सबसे बड़ा सवाल है कि सरकार को बहुत पहले जो ले लेना चाहिए था,
वो अपने दायरे में जो है क्यों नहीं ले पा रहे हैं। ये बड़ी वजह है कि नरेंद्र मोदी जी 2014 से लेकर के अभी तक केवल आजादी देते आए, आजादी के अलावा इन्होंने कोई तीसरा काम नहीं किया। अगर ये सही मायनों में इसको जो है शुरुआत से ही अगर अपने कब्जे में ले लेते और सही ढंग से अगर इसको चलाते तो सोशल मीडिया साफ सुथरा होता और बहुत ही साफ होता। जी बिल्कुल, सोशल मीडिया साफ सुथरा करना बहुत जरूरी है, लेकिन सोशल मीडिया से ही लोगों को आजकल त्वरित जानकारी मिल रही है। जिस प्रकार से अभी छत्तीसगढ़ में पत्रकारों के ऊपर एफआईआर हुए हैं, उन सब चीजों को देखने के बाद और उनको जिस प्रकार से कई जगहों पे प्रताड़ित किया गया, कई जगहों पे उनके ऊपर झूठे झूठे आरोप लगाए गए, इन सब को देखकर तो यही लग रहा है कि बड़े शौक से मेरा घर जला, बड़े शौक से मेरा घर जला, कोई आंच न तुझ पर आएगी, बड़े शौक से मेरा घर जला, कोई आंच न तुझ पर आएगी, ये जबान किसी ने खरीद ली है, ये कलम किसी की गुलाम है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं कि कुछ पत्रकारों के ऊपर एफआईआर होते हैं तो जो दूसरे पत्रकार हैं वो इस मुद्दे को नहीं उठाते हैं। जिस संगठन के पत्रकार हैं उस संगठन के पत्रकार तो इन मुद्दों को उठाएंगे, लेकिन दूसरे न्यूज़पेपर में, दूसरे चैनल में या और कहीं इनकी खबरें आपको देखने को नहीं मिलेंगी। बड़े प्रिंट मीडिया हाउस जिन्हें शासन से कुछ फंडिंग होती है, मैं एक मिनट लूंगा दीवान साहब, थोड़ा सा मैं क्लियर भी कर दूं आपको। जितेंद्र जी हमारे साथ में, इसलिए क्लियर करना बहुत जरूरी। इस देश को पत्रकारों को मालूम ही नहीं कि वो पत्रकार नहीं, बंधुआ मजदूर हैं। किस लिए बंधुआ मजदूर हैं? मैं क्यों ऐसा कहने पर विवश हूँ? इसलिए क्योंकि जितने पत्रकार हैं वो संपादक के रहमो करम पर है। वो जब तक संपादक चाहेगा तब तक वो पत्रकार हैं। अगर कल को कोई गलती हुई, बाहर निकाल दिया तो मुकदमा ये दर्ज किया जाता है, वो पत्रकार था ये नहीं, फर्जी पत्रकार पकड़ा गया। जिस देश के अंदर हर तीसरी गली में संपादक का एक घर हो, जिस हर शहर में जहां हजारों कार्यालय ऑफिसों के खुले हों, छोटे मोटे वीकली मैगजीन, बहुत सारे अखबार निकल रहे हों, ऐसे देश में क्या पत्रकारों को वाकई फर्जी बनने की आवश्यकता है? अगर फर्जी ही बनना होगा तो आईएएस बनेगा, आईपीएस बनेगा, वकील बनेगा, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। पत्रकार के लिए कार्ड की जरूरत है और उसके लिए ना कोई शिक्षा, शैक्षिक योग्यता निर्धारित है ना कुछ, और वो समाज की सेवा अगर करना चाहता है तो आ सकता है। पत्रकारिता समाज सेवा ही है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि ये पत्रकार क्यों नहीं है? पत्रकार इसलिए नहीं है क्योंकि पत्रकार कानून, सुरक्षा कानून तो बन गया, लेकिन इस सुरक्षा कानून का लाभ किसे मिलेगा? पत्रकारों को। लेकिन आप तो पत्रकार हैं ही नहीं। वो मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप अगर सरकार को आज आरटीआई डालो और छत्तीसगढ़ में पूछो कितने पत्रकार हैं, तो केवल वही पत्रकार आएंगे जो वेतन उठा रहे हैं, केवल वही पत्रकार आएंगे जो सरकार की चाटपाटिता कर रहे हैं और दर्ज हैं। लेकिन उसके अलावा कोई पत्रकार क्यों नहीं आता? कोई इनका संज्ञान क्यों नहीं लिया जाता? क्योंकि कोई कानून कम नहीं है इस देश के अंदर। कानून पत्रकारों के लिए नहीं भी आए तो इतने संविधान में कानून है कि हर एक नागरिक को जब इस देश में सुरक्षा मिल सकती है तो पत्रकार क्यों सुरक्षित नहीं है? वजह यह है कि पंजाब की तर्ज पर इस देश के अंदर एक पोर्टल का निर्माण होना चाहिए। पंजाब राज्य एक पहला राज्य है भारत का जिसमें सभी पत्रकारों को दर्ज करने का काम शुरू किया। उसने कहा कि अगर आप पत्रकार हैं तो अपना कार्ड और लेटर ले आइए, हमारी वेबसाइट पर अपलोड कीजिए और हम आपको एक सरकारी कार्ड देंगे। हम कोई सुविधा तो नहीं आपको देने का वचन करते हैं, लेकिन आप हमारी गिनती में रहेंगे। मतलब आप हमारी गिनती में रहेंगे। हमसे जब कोई गिनती पूछी जाएगी कि पंजाब के अंदर कितने पत्रकार हैं तो हम कहेंगे कि इतने पत्रकार हैं। एक उदाहरण देता हूं कि सरकार को करना क्या चाहिए पंजाब की तर्ज पर। एक ड्राइवर जब ड्राइविंग सीखता है तो उसको आईडी कार्ड दे दिया जाता है। कौन देता है? सरकार देती है। जबकि अगर आधार कार्ड की तरह, प्रेस कार्ड की तरह सोचा जाए तब तो फिर वाहन मालिक उसको जो है ड्राइविंग लाइसेंस दे कि भाई हमने इसका जो है टेस्ट ले लिया है और ये गाड़ी चलाने के लायक है, तो हमारी तरफ से इसको ड्राइविंग लाइसेंस तब तक दिया जा रहा है जब तक ये हमारी गाड़ी चलाएगा। अगर कल को हमारी गाड़ी छोड़ देगा तो इसका ड्राइविंग लाइसेंस हम जमा कर लेंगे और जहां फिर काम करेगा वहां इसका जो है वो बना दिया जाएगा। ठीक वैसे ही जी मैं कंप्लीट कर लूं 1 मिनट के बाद में। जी मैं आप उत्तर आप दें। इस देश के अंदर पत्रकारों को बंधुआ मजदूर से अगर पत्रकार बनना है, वाकई में उनको ये जानना है कि हम पत्रकार हैं, तो पंजाब की तर्ज पर इसलिए दर्ज होना आवश्यक है। एक पत्रकार चाहे वो 6 महीने पत्रकारिता करे, 1 महीने पत्रकारिता करे, वो पत्रकार, इसके लिए सरकार एक कार्ड जारी करे, हर राज्य सरकार। किस लिए? क्योंकि वो पत्रकार को वेतन ना दे, कोई सरकारी सुविधा ना दे, कुछ ना दे, कम से कम पत्रकार होने का उसको एक एहसास कराए कि वो पत्रकार है। किसी भी अखबार में हो, किसी भी पद पर हो, सरकारी कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड की तरह उसके पास जाना चाहिए। जैसे पंजाब में जा रहा है, वो भी तो एक राज्य है, सम्मान दे रहा है ना।
पत्रकारों को, तो सरकारी कार्ड जा रहा है, ताकि कल को अगर कोई अखबार या नेटवर्क अगर है, चैनल, वो मुकरेगा नहीं कि हमारा पत्रकार नहीं था, क्योंकि कार्ड लेटर जमा हुआ था। जिस दिन पत्रकार बना था 1 सप्ताह के अंदर इंक्वायरी हुई थी, और इंक्वायरी पंजाब सरकार ने जैसे की वैसे छत्तीसगढ़ सरकार करेगी। और पूछा गया था संपादक से, पत्रकार है कि नहीं, कितने दिनों के लिए है, कितने दिनों के लिए, तो सरकारी कार्ड 1 साल का ही जारी किया गया। अब हम आते हैं इस पर कि वो जब कार्ड अगर कोई संस्थान छीन लेता है, अगर कोई पत्रकार गलत कार्य करता हुआ पाया जाता है, तो ऐसे में क्या होना चाहिए? होना ये चाहिए कि उस पत्रकार को स्वतंत्र पत्रकार घोषित कर देना चाहिए, क्योंकि वो स्वतंत्र पत्रकार हो जाता है। पत्रकारिता भूल थोड़ी गया, अब तो उसका किसी संस्थान का उसके ऊपर जो है वो पॉलिसी ही नहीं अब लागू हो रही है। अब वो पत्रकार जो है वो स्वतंत्र पत्रकार हो गया। अगर वो कल को किसी और संस्थान में जाएगा, तो फिर वहां पर अपना जो है कार्ड बनने के लिए वो उसका संस्थान का अपना लेटर कार्ड देगा, और एक सरकारी कार्ड उसका 1 साल के लिए फिर बना दिया जाएगा। लेकिन अगर वो किसमें, अगर वो पत्रकारिता छोड़ना चाहता है। जी जितेंद्र भैया, देखिए क्या है, सबसे पहले तो हम इसमें जाते हैं कि जो है सरकारीकरण किसी पत्रकारिता का ना हो, जैसा कि आपने सुझाव दिया कि बहुत अच्छा पंजाब में जैसा हो रहा है उसी तर्ज पे जो है छत्तीसगढ़ में भी किया जा सकता है। लेकिन मैं कहता हूं कि सरकारें डरती क्यों हैं? और सबसे पहला बात तो मैं ये बताना चाहूंगा कि आज यदि पत्रकारिता के स्तर में यदि सुधार नहीं हो रहा है, तो वह सरकार का देन है। सरकार को कार्यशाला लेनी थी, कार्यशाला में इंप्रूवमेंट आता, लोगों को जानकारियां प्राप्त होती, और उसके बाद उनके पत्रकारिता में निखार आता। लेकिन ये जान रहे हैं कि ये पढ़े लिखे पत्रकार हो जाएंगे, जानकार पत्रकार हो जाएंगे, तो सरकार हमारी वैसा भी नहीं चलने वाली है। इस कारण से जो कम जानकार है उसी को जो है और ज्यादा दबा करके, या उसे और जो है मतलब इसी प्रकार से उलझा के रखो, ताकि वह जो है अपनी पत्रकारिता निष्पक्ष रूप से या जनहित रूप में कर ही ना पाए। जबकि इसके ढेरों फंड आते हैं, बावजूद उसके जो है उस फंड के राशि को जो है तरह तरह के किसी भी अन्य क्षेत्रों में लगा करके ये अपने खुद को डकार जाते हैं, खुद के लिए, अपने अकाउंट के लिए जो है डकार जाते हैं। अब रही बात, अगर पत्रकारिता में स्तर अगर थोड़ा सा धूमिल हुआ है या नीचे गया है, तो उसमें हम जैसे लोगों का भी, मैं सीधे तौर पर स्वीकार करता हूं कि हम जैसे लोगों का भी जो है, या हमारे पूर्वज लोगों का भी इसमें हाथ है। इसलिए कि सही सूचनाएं और सही चीजें और सही ढंग जो है हमको बता नहीं पाए, या तो चाटुकारिता करना बताए या तो दलाली करना बताए। इसलिए ये सुधरेंगी कैसे? आखिरकार सुधरेंगी तब जब हमारे पूर्वज हमको बताए रहे थे कि ऐसे रास्ते में चलना है। मैं मानता हूं हर क्षेत्र में जो है सही भी होते हैं, गलत भी होते हैं, और जहां पे सही है वहां गलत भी है, और गलत है तो वहां सही भी है। लेकिन ये हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम जागरूकता के लिहाजे कम से कम जो है लोगों को बताएं कि पत्रकारिता कैसी होती है, और यदि पत्रकारिता करते हुए यदि उसके साथ में गलत हो रहा है। जी केशव जी बताएं। मेरा सवाल ये है कि असल में पत्रकार दलाली क्यों करता है, पत्रकार गलत काम क्यों करता है? इसकी एक जड़ है जो मैं आपको साफ बता रहा हूं, जिसके लिए संगठन जिम्मेदार है। वो क्या है कि 1 करोड़ का विज्ञापन अगर आया 5 सालों में एक जिले में, और वो विज्ञापन है सरकारी योजनाओं को घर घर तक पहुंचाना, और वो जिम्मेदारी पत्रकारों की है, इसलिए उनको विज्ञापन के माध्यम से वो देना। ठीक है, अब 4 पत्रकार, 4 मंत्री, 4 विधायक और 4 अधिकारी, ये जो चाटुकार बैठ करके पूरा विज्ञापन जो 1 करोड़ का डकार जाते हैं, उसको लेकर के आज तक एक संगठन ने जिला सूचना कार्यालय का घेराव किया हो, जिला अधिकारी कार्यालय का घेराव किया हो, भारत के किसी भी एक जिले में? आप मुझे बता दीजिए, क्या ये बड़ी समस्या नहीं है? 96 पत्रकार अगर सड़क पर रहेंगे और उनको उनका अधिकार नहीं मिलेगा, उनको वो सरकारी विज्ञापन का हक नहीं मिलेगा, तो ये पत्रकार क्या नहीं करेंगे? दलाली करेंगे, क्योंकि उनको उनका संस्थान तो दे नहीं रहा है, क्योंकि वो तो हक है ना, विज्ञापन और समाचार संचयन और विज्ञापन संकलन, वो उनका हक है। और विज्ञापन में 4 पत्रकार करके वो विज्ञापन की पूरी 1 करोड़ डकार लेते हैं पूरी तरह से, और वो कहीं पूरे क्षेत्र में जाते भी नहीं है, नेशनल टेलीविजन पर छाए रहते हैं, बड़े अखबारों में छाए रहते हैं। तो जो 96 पत्रकार हैं, जो 96% के साथ में बड़े तबके में आप हो, 4 पत्रकारों को तो वैसे ही, अरे इतने अंग्रेज जब कुचल दिए, तो ये 4 पत्रकार क्या हैं? अगर इनके विरुद्ध खड़े हुए जाएं और संगठन का अगर खड़े हो जाएं, एक बार जिला सूचना कार्यालय का क्या
मुआयना नहीं करना चाहिए किसी संगठन ने? क्या इनके आप खुले, मैं पहली बार 75 वर्षों में मैं पहली बार जिला सूचना कार्यालयों को मैंने नोटिस दिया, अपनी तरफ से भिजवाया उत्तर प्रदेश के कई जिलों में, क्योंकि हमारा एक संगठन भी चल रहा है केंद्रीय अधिमान्य मीडिया आयोग, जिसके तर्ज पर हमने साफ कहा कि भाई जिला सूचना अधिकारी कार्यालय के बाहर जो है और उसके बाद जिला अधिकारी कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन होगा अगर आप विज्ञापन नहीं देंगे। अब आपको 75 सालों का हिसाब देना पड़ेगा, सीधी सी बात। बिल्कुल बिल्कुल। हम बजट में कहाँ आते, देखिए कोई जाति है, दलित भी इस देश का नागरिक है, इस देश का नागरिक जो है सवर्ण भी है, इस देश का नागरिक मुस्लिम भी है, सिख भी है, जैन भी है, क्योंकि इन सबके लिए बजट में जगह है, राज्य में भी और केंद्र में भी। पत्रकार के लिए न तो राज्य में बजट 1 रुपया भी पास नहीं होता है किसी भी राज्य में, केंद्र में तो 1 रुपया होता ही नहीं है। 75 सालों से हमारे साथ अन्याय इसलिए किया गया, जब कोई बजट हमारे लिए अगर पास होगा तो हमारे लिए पत्रकार आवास योजना होगी, हमारे लिए पत्रकार चिकित्सा योजना होगी, हमारे बच्चों के लिए पढ़ाई होगी, हमारे लिए जब हम बूढ़े हो जाएंगे तो हमारे लिए वृद्ध पत्रकार पेंशन योजना भी होगी, अगर हम विकलांग हो गए तो विकलांग पत्रकार जो है दिव्यांग पत्रकार योजना भी होगी। तो इस तरह की योजनाएं तब निकलेंगी जब हम बजट में होंगे। 44 लाख करोड़ के बजट में 44 रुपए की जगह नहीं है, 44 पैसे की जगह नहीं है, तो ये किसकी गलती है? इसके लिए जिम्मेदार केवल भाजपा नहीं है, 60 साल तक शासन करने वाली कांग्रेस, कई राज्यों में छोटी मोटी पार्टियों ने भी शासन किया, उन्होंने भी ध्यान नहीं दिया, ये बड़ी समस्या थी। हम पहले बजट में ये हमारे पूर्वजों का भी देन है, जो आपने बताया कि ये जो 4 लोग मुट्ठी भर के लोग जो बंदर बांट करके जो है उस राशि को डकार जाते हैं, वो उसमें लगाम कसने की आवश्यकता थी, लेकिन ये हमारे पूर्वजों ने नहीं किया और उसी का नतीजा जो है हम भुगत रहे हैं। उस समय नहीं हो पाया। पूर्वजों को दोष देने की बजाय ये संगठन क्या कर रहे हैं? ये संगठन जो है जो कह रहे हैं कि आप 100 रुपए दीजिए, 200 रुपए दीजिए, साहब हमारे संगठन का कार्ड आप ले लीजिए, ठीक है कार्ड ले लिया, लेकिन आप कर क्या रहे हो? मंत्री को बुला के आप सम्मानित करवा रहे हो, एक छोटा सा और बस आप पकड़ के चले जा रहे हैं। वही वाला पत्रकार 2 दिन बाद अंदर कर दिया जाता है कि फर्जी पत्रकार पकड़ा गया। मैंने कहा ना ये बंधुआ मजदूर है। इस पर हमने बहुत विस्तार से पत्रकारों पर इतनी लंबी 108 मांगों को लेकर के हमने किया है। वो मांगे आज तक देश में एक पत्रकार, आपको यकीन नहीं होगा, इस देश के अंदर बहुत सारे पत्रकार ड्यूटी करते हुए गोली खाई है सीने पर। अभी बस्ती में ही अभी एक हादसा हुआ, लेकिन एक भी पत्रकार शहीद घोषित नहीं किया गया। वजह शहीद हुआ नहीं, क्या उनके अपने दुश्मन है पत्रकारों के? नहीं, दूसरों के पीछे खबरें चला करके खुद दुश्मन पैदा कर रहे हैं। आज उज्जवल दीवान साहब आज पत्रकारिता में बैठे हैं, एंकर हैं, और कल को खुदा न खास्ता इनके अपने खुद बहुत सारे दुश्मन पैदा हो जाएंगे, ऑटोमेटिक ऐसे दुश्मन पैदा हो जाएंगे। और ये खबर चला रहे हैं, आज तक ये वैसे लड़ाई लड़ रहे थे। केशव जी ये एक्सीडेंटल पत्रकार हैं। अब पूछे कैसे एक्सीडेंटल है भाई इनके? देखिए क्या है, उज्जवल जी के साथ में हमने काफी लंबे समय तक काम किया है, तो हमें मालूम है कि कैसे ये एक्सीडेंटल पत्रकार हो गए। अब चूंकि जो है मेन स्ट्रीम तो छोड़ दीजिए, ये जिस विभाग के लिए लड़ते हैं उस विभाग के लिए लड़ना कितना मुश्किल काम है, और वो सोशल इन्फ्लुएंसर भी नहीं आए इनकी खबरों को दिखाने के लिए। सोचिए कितनी बड़ी विडंबना है कि जितेंद्र जी मैं थोड़ी सी आपका टाइम लूंगा, 30 सेकेंड। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम सुना है जी? उनका पत्रकारिता में क्या योगदान है? आप सिर्फ एक योगदान बता दीजिए। वैसे मैं तो 5000 गिना दूंगा, आप एक योगदान बताएं। जी क्षमा चाहता हूं, जानकारी एकत्र में हूं जी। भारत में भारतीय पत्रकारिता के पिता हैं, भारतीय पत्रकारिता के जनक है, ये इतिहास में पढ़ाया नहीं गया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जब 1927 में ICS का एग्जाम देते हैं, उसके बाद वो लात मार देते हैं, तो क्या करते हैं कि पहला अखबार द फॉरवर्ड वो देशबंधु चित्तरंजन दास जी का था, जो उनके राजनीतिक गुरु थे, उनके अखबार में वो शामिल होते हैं एज ए पत्रकार, संपादक। उसके बाद वो अखबार बंद हो जाता है। उसी समय वो 1938 में जब कांग्रेस में आते हैं, और उस दौरान ही क्या होता है कि वो एक ऐसा अखबार निकालते हैं स्वराज, जिसके पत्रकारों को कविता छापने पर काला पानी की सजा हो जाती थी। दूसरा अखबार हो गया। तीसरा अखबार हार्वर्ड वीकली निकाला। चौथा अखबार जर्मन में जाके आजाद हिंद निकाला। और चौथा सबसे बड़ा काम जो करते हैं, आज तक पत्रकारों को याद ही नहीं है। मैं तो तभी आपसे पूछा, अपने पिता को लोगों को नहीं पता है। भारत के अंदर पत्रकारों को यही नहीं पता हमारा बाप कौन है, अपने बाप का नाम अगर नहीं पता है, हमें भी नहीं पता था। बहुत रिसर्च की है, तब जाके पता चला कि पत्रकारिता में हमारे भी पिता है। पता चला कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस क्यों इतना बड़ा क्या काम कर दिया। लोग सैनिक होता और तो उनको जानते हैं, जैसे आपने कहा उज्जवल साहब के लिए, मैं उसी के लिए था कि एक सैनिक, एक योद्धा के साथ में वो कितने बड़े पत्रकार थे। पत्रकारिता में आना उनका बड़ा जरूरी था।
और वो पहले देश के प्रथम भारतीय, अगर उनको हम रेडियो जॉकी कहें तो गलत नहीं होगा, देश का एक ऐसा रेडियो स्टेशन, वो भी इंटरनेशनल रेडियो स्टेशन स्थापित करते हैं तब, जिस दौर में लोगों की औकात अखबार खरीदने तक की नहीं थी। ऐसे दौर में आजाद हिंद रेडियो की स्थापना करते हैं। जितने भी इस देश में, ऐसा नहीं था कि बहुत से पहले पत्रकार नहीं थे, पत्रकार थे, लेकिन सब रॉलेट एक्ट के अधीन थे और ब्रिटिश हुकूमत तले वो पत्रकारिता करते थे साफ तौर पर, लेकिन वो स्वतंत्र पत्रकार नहीं थे। स्वतंत्र नहीं थे मतलब भारतीय पत्रकार नहीं थे, ब्रिटिश भारतीय पत्रकार थे सारे। लेकिन प्रथम भारतीय पत्रकार कौन? नेताजी सुभाष चंद्र बोस, क्योंकि उन्होंने प्रथम भारतीय मीडिया ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की, जिसका नाम था आजाद हिंद रेडियो, जो ब्रिटिश हुकूमत के बैनर तले काम नहीं करता था, वो अपनी खुद की सरकार के बैनर तले काम करता था। क्या नाम था? आजाद हिंद सरकार। आजाद हिंद सरकार के तले देश का पहला भारतीय संस्थान, पहला आजाद संस्थान आजाद हिंद रेडियो, जिसके संस्थापक कौन? नेताजी बोस। नेताजी बोस अगर संस्थापक हैं तो नेताजी ही तो भारतीय पत्रकारिता के पिता हैं, नेताजी ही तो स्वतंत्र पत्रकारिता के पितामह हैं। क्या आज तक कितने इतिहास में पढ़ाया गया? क्या आप इसको स्वीकार नहीं करते हैं? और वो एक सैनिक, एक योद्धा, एक सेनापति और एक प्रधानमंत्री होने से पहले देश के पत्रकार थे, पत्रकारिता से उनकी शुरुआत हुई। तो आज ये भी एक योद्धा है, एक बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं, और आज इनको इसलिए ये प्लेटफॉर्म, और संयोग से एटीवी का फुल फॉर्म जो है वो आजाद हिंद टेलीविजन है। इसलिए आजाद हिंद टेलीविजन है कि उस समय टेलीविजन नहीं चला करता था, उस समय आजाद हिंद रेडियो चला करता था, रेडियो था। तो कुछ लोगों ने मेरे से सवाल किया कि AHTV क्यों नहीं है, तो मैंने कहा आपने शब्दों में टुकड़े कर दिए भैया। नेताजी बोस तो जमीन पर भी टुकड़े नहीं चाहते थे। आजाद हिंद का मतलब AH नहीं है, मतलब आप शब्दों में टुकड़े करने की कल्पना कर सकते हो, मतलब आप जमीन के टुकड़ों में यकीन रखते हो। और मैं जिस विचारधारा से आता हूँ, वहां शब्दों में टुकड़े नहीं किए जाते, एकत्रित किया जाता है, तब जाके आजाद हिंद का A और टेलीविजन का TV। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस को समर्पित है, और उस नेटवर्क में ही छत्तीसगढ़ की बात में ये वहां से पूरा संपादक है आजाद हिंद टेलीविजन में, ये मैं कह रहा हूँ। और एक आपको बड़ी बात बता रहा हूँ, आजाद हिंद रेडियो हाउस जो बना था भारत के अंदर पहला, वो छत्तीसगढ़ के अंदर बना था। आप इसको हिस्ट्री में डाल लेना, कभी कहीं हिस्ट्री में दिखाया नहीं गया और किसी पत्रकार ने। आज आजाद हिंद रेडियो हाउस देश का प्रथम स्वतंत्र, देश का प्रथम भारतीय मीडिया हाउस सड़ रहा है, चारों आसपास घास फूस, और मतलब ऐसी स्थिति में है जिसको लेकर के कितने संगठन बाहर आए। मैंने तो कहा नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारतीय पत्रकारिता के पिता हैं, इस पर तो बहुत सारी डिबेटें हमसे हुई हैं अभी तक, और मैंने साबित उनको किया है, लोग तैयार हैं। तो जो सन ऑफ जर्नलिज्म, फादर ऑफ जर्नलिज्म है, लोगों को मालूम ही नहीं है। पत्रकारिता करते हुए 40 साल हो गए, गलती उनकी नहीं है, गलती हिस्ट्री की है कि इतिहास में बताया नहीं गया। अब आप कहेंगे कि आजाद हिंद रेडियो का नाम आपको पता था, बिल्कुल आपको पता था, लेकिन कभी ये ध्यान ही नहीं गया कि इतना बड़ा कार्य, इंटरनेशनल रेडियो, लोग आज छोटा सा रेडियो खोलते हैं तो एक सिटी में चलता है और वो पूरी दुनिया में सुना जाता था रेडियो। आप सोचिए ऐसे दौर में जिस समय लोग, क्या नेहरू के पास पैसा कम था, गांधी के पास पैसा कम था, क्या रेडियो अपना हाउस नहीं खोल सकते थे? खोल सकते थे, लेकिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने देश का प्रथम स्वतंत्र मीडिया हमको दिया। तो देश का प्रथम स्वतंत्र मीडिया मतलब देश का प्रथम भारतीय मीडिया हमको दिया, और हम कह सकते हैं कि भारतीय मीडिया के संस्थापक, स्वतंत्र मीडिया के संस्थापक नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, हैं और रहेंगे। क्या नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम से पत्रकारिता पुरस्कार नहीं होना चाहिए इस देश में? होना चाहिए था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की क्या फोटो पत्रकारों के कार्यालयों में नहीं होनी चाहिए? मैं तो कहता हूं कि वो कार्यालय अधूरा है पत्रकारिता का जहां नेताजी सुभाष चंद्र बोस की फोटो नहीं है, और वो भी पत्रकारिता करते हुए फोटो। मैं आपको भिजवाऊंगा अभी दीवान साहब के माध्यम से। जी बिल्कुल, क्योंकि जितेंद्र जायसवाल जी हमारे छत्तीसगढ़ के क्रांतिकारी पत्रकारों में से एक हैं, और अभी तो वर्तमान में सारे मुद्दों को, जो पत्रकारों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, पत्रकारों के ऊपर झूठे FIR हो रहे हैं, इन सब को लेकर ये पूरे छत्तीसगढ़ राज्य में इनकी आवाज को लेकर बुलंद कर रहे हैं, आगे जा रहे हैं, हर जगह पे जाके खड़े हो रहे हैं। कल भी इनके साथ एक ऐसा वाकया घटित हो गया कि इनके जो कार्यक्रम थे, जो ये विरोध प्रदर्शन करने के लिए गए हुए थे दुर्ग में, दुर्ग जिले में इनका विरोध प्रदर्शन कार्यक्रम पूर्ण नहीं होने दिया गया, शांतिपूर्वक था। शांतिपूर्वक कार्यक्रम को जब पत्रकारों का शांतिपूर्वक कार्यक्रम नहीं हो पा रहा है पूरा, तो सोचने वाली बात है, विचार करने वाली बात है। शासन प्रशासन तंत्र इसके बारे में क्या सोच रहा है? क्या पत्रकार अपनी आवाज उठाने के लिए भी अब शासन से पूछ के आवाज उठाएगा कि मेरे साथ गलत हो रहा है, या प्रशासन जो दबाने के लिए आ जाता है? उज्ज्वल जी, मैं बता रहा हूं कि यह जो जिस घटना के बारे में आप जिक्र कर रहे हैं, ये छत्तीसगढ़ तक नहीं वरन पूरे देश में मेरे को लगता है, मेरी जानकारी के अनुसार, कि ये पहला जो है मतलब वाकया जो कल गुजरा कि
हम जो है शांतिमय तरीके से अपनी आवाज को बुलंद कर रहे थे, अपने साथ में हुए अन्याय का विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। इसी बीच जो है पुलिस के थानेदार आते हैं और अधिकारियों के सामने वो नंबर बढ़ाने की स्थिति निर्मित करते हैं। नंबर बढ़ाने का मतलब यह है कि वो उन्होंने टेंट उतारने के लिए बोला, हमने शालीनता से उतार दिए, भाई चलो कोई दिक्कत नहीं। आपने बोला कि यहाँ से गद्दे वगैरह हटा दीजिए, ये सब जो है हमें ऊपर से आदेश है, हमने हटवा दिया। अब भला बताइए कि हमारे लिए, हमारे जगह जगह से आए हुए थे पत्रकार, हमको देखने के लिए, हमको सुनने के लिए, हमारा साथ देने के लिए, वो उनके लिए भोजन बन रहा था, उसे तक फेंकवा दिया गया। केशव जी ये बताइए कि आज से पहले ऐसा इतिहास में कभी हुआ है क्या कि भोजन एक आम आदमी का अधिकार होता है, उसी भोजन के लिए वो अपनी वर्दी पहन करके उस जगह पे पहुंचा था, इस बात को वो भूल गया। जी मैं हल बता रहा हूँ, ये बड़ी शर्मनाक बात है। एक चेहरा आप लेकर के चलिए, पीछे फादर ऑफ जर्नलिज्म लिखिए, नेताजी बोस की जिस दिन कोई तस्वीर को हाथ लगाएगा, मुझे नहीं लगता आपके अंदर का खून बैठा रहेगा, उबाल मारेगा, उसी समय उबाल मारेगा, कोई पत्रकार बैठा रहे। उस चेहरे को लेकर के चलिए। वास्तविकता से हम लोग बहुत दूर थे और मैं ये निवेदन करूंगा आपसे कि छत्तीसगढ़ में क्रांति की अलग जगाओ, ताकि लोग अपने भारतीय पत्रकारिता के पिता को, स्वतंत्र पत्रकारिता के पिता को समझ पाए। आजाद हिंद रेडियो नहीं था, आजाद हिंद पत्रकार फौज वो बनाने वाले थे। हम लोग उनके एक तरह से अंशज हैं और हम वो पता ही नहीं। नेताजी बोस की जब तस्वीर आप लेकर के चलेंगे और नीचे लिखेंगे कि संस्थापक आजाद हिंद रेडियो, प्रथम भारतीय मीडिया, ठीक है, फादर ऑफ जर्नलिज्म, जब आप लिख करके और उनकी तस्वीर आप लेकर के चलेंगे, मैं कहता हूं कि उनकी तस्वीर को रोकने वाला छत्तीसगढ़ छोड़िए, देश के अंदर तो कोई है नहीं। और माई के लाल में अगर किसी में हिम्मत हो कि बैनर को हाथ लगा के अगर दिखाए, मैं कहता हूं कि वहां का अगर एक पत्रकार फिर सैनिक न बन जाए, वो कलम छोड़ देगा, कलम को तोड़ भी देगा, तो ये लोग देख लेंगे। वास्तविकता से इसीलिए तो दूर रखा जाता है कि हम ऐसे चेहरों के साथ में अगर जुड़ गए, वो चेहरा जिसके खिलाफ हम कभी सुन नहीं सकते हैं, तो उस चेहरे के साथ कभी छेड़छाड़ अगर होगी और उस तस्वीर के साथ छेड़छाड़ होगी, तो फिर हमको पत्रकार से, हमको भी सैनिक बनने में समय नहीं लगेगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस कहीं ट्रेनिंग लेके नहीं पैदा हो गए थे, वो वैसे ही थे, पैदाइशी योद्धा थे। तो उनका चेहरा अगर आप लेकर के चलेंगे, निश्चित तौर पर बहुत सारी चीजें आने वाले समय में, इसीलिए डिबेट ये रखा भी आज दीवान साहब ने इसीलिए है कि हम लोग जागे, वास्तविकता से परिचय खुद से हो कि हम क्या हैं, हमारे कैसे पूर्वज थे। ऐसे पूर्वज नहीं थे, मैंने कहा ऐसे पूर्वज थे। जिस पूर्वज का मैंने परिचय दिया है, हमारी मैं क्षमा चाहता हूँ। एक्चुअल में क्या है कि इतिहास के साथ में इतना छेड़छाड़ हुआ है, इतनी ज्यादा त्रुटियां इनके द्वारा जो है, इतिहासकारों के द्वारा या फिर जो है राजनीतिक के लोगों के द्वारा जो है तोड़ मरोड़ के जो है छत्तीसगढ़ की जनता, भारत की जनता के सामने जो है इनके द्वारा जो है परोसा गया है कि जिस पे कल्पना नहीं किया जा सकता है। आज एक सच्चाई से आपने रूबरू कराया, उसके लिए मैं ही कृतज्ञ नहीं हूं, पूरा देश कृतज्ञ है कि आखिरकार ऐसी सच्चाई को क्यों छुपाने की कोशिश किया गया। आखिरकार ऐसी सच्चाई को क्यों नहीं बताया गया भाई? आखिरकार इस सच्चाई को छुपाने का मकसद क्या था, यह समझ से परे है। ये सोचिए, बहुत बड़ी बात है सर कि जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जो हमारे देश के आइडल हैं, जो हमारे देश की स्वतंत्रता के लिए अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर दिए, हर उस क्षेत्र में, हर उस पहलू में उन्होंने अपना योगदान दिया जहां पर वो दे सकते थे। देश के बाहर भी, देश के अंदर भी, देश के कोने में भी। जब उनकी शहादत के बाद भी उनके जिंदा होने की खबरें आती थी, तो देश के वो जो उनके समर्थक थे, जो उनके लोग थे, वो खुशी से झूम उठते थे कि नेताजी आज भी हैं। और नेताजी आज भी हमारे दिलों में जिंदा हैं। आज विश्वास मानेंगे, आज विश्वास मानेंगे केशव जी, सीना जो है ना, जो है चौड़ा हो गया, मतलब सुन करके जो है इस जानकारी को आखिरकार किसके द्वारा जो है छिपाने की इतनी बड़ी साजिश रची गई, यह भी एक जो है विषय बनता है हमारे। लेकिन आप जिन्हें एक्सीडेंटल पत्रकार कह रहे थे, वे शायद अगर ये संभावना और प्रयास न करते तो ये जीवन भर आपके शायद एक अंतिम सत्य जो आपको अंत तक पता नहीं चल पाता, अंत के बाद तक पता नहीं चल पाता। और शायद इसी सत्य के लिए ये आए हैं कि छत्तीसगढ़ को छत्तीसगढ़ से रूबरू कराने, पत्रकारों को पत्रकारिता से रूबरू कराने। असल में है क्या? अच्छा, वो एक्सीडेंटल जो है उस पे थोड़ा सा प्रकाश डालूंगा। एक्चुअल में क्या है कि जब पुलिस परिवार जब अपनी मांगों को लेकर के एक सुगबुगाहट हुई कि कुछ
कुछ लोग आएंगे और अपनी मांगों को रखेंगे सरकार के सामने और चले जाएंगे। तो छत्तीसगढ़ में भाई कुछ पुलिस परिवार आए, अपनी मांगों को रखे। मेरे ख्याल से उज्जवल जी 13 या 16 सूत्रीय मांग था, मैं सही बोल रहा हूँ? जी जी, पहली बार में तो 16 सूत्री मांग थे। 16 सूत्रीय मांगे थी और जो है कुछ